माफी दे दो अम्मा। एक बार मुझे माफ कर दो अम्मा। अपने दर्शन की अनुमति दे दो, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। कसम से अम्मा, सिर्फ एक बार। ये था अम्मा के लाडो गुड्डो का आखिरी मैसेज, जो अम्मा ने शायद देखा ही नहीं था। देखती भी कैसे भला। अम्मा को उनके मैसेज और फोन से कोई मानसिक तनाव ना हो, इसलिए मैंने ही तो उनका नंबर अम्मा के मोबाइल से उड़ा दिया था। फिर पता नहीं कब अम्मा ने निजाम भैया से गुड्डो दी का मोबाइल नंबर ले लिया था, पर उसको सेव करने नहीं आता था, इसलिए मुझे कहा था उनका नंबर सेव कर देने के लिए। पर मैंने उनका चैट अचीव कर दिया, इसलिए अम्मा देख नहीं पाई होंगी और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कहाँ की मैसेज देखूं। अम्मा जब से अस्पताल में एडमिट हुई थी, किसी को भी कोई होश कहाँ था। बाबूजी ने कहा था अभी अम्मा को फोन वोन से दूर रखो, तभी तो अम्मा का फोन हमने अस्पताल में ले नहीं जाने दिया। वैसे भी मुझे तो हमेशा बाबूजी के गुडबुक में रहना था, इसीलिए मैं कभी सामने से दी को फोन नहीं करती थी। अम्मा की 13वीं पर कुछ रिश्तेदारों के फोन नंबर लेने के लिए जब अम्मा के फोन की जरूरत पड़ी, तब मैंने उनके मोबाइल को खोला तो कुछ पुराने मैसेज को चेक करते हुए गुड्डो दी के इस आखिरी मैसेज पर नजर पड़ी तो मेरा विचलित मन पिछले दिनों घटने वाली एक पर एक अनहोनी पर विचार करने को विवश हो गया। 10 दिन पहले की तो बात है। अम्मा लगभग मृत्युशैया पर थी। कैंसर अपने अंतिम पड़ाव पर जीवन मृत्यु की स्पर्धा में जैसे अम्मा को हराने की पूरी तैयारी करके आया था, और इधर अम्मा थी कि पता नहीं कौन सी एक अधूरी आस और इंतजार को आंखों में बसाए बैठी थी कि उनकी आंखें और भी प्रखर सी हो गई थी। अम्मा की निस्तेज और जर्रर शरीर का सारा तेज लगता है उनकी आंखों में समा गया था। वैसे तो प्रकट में कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर मैं, बाबूजी और अभिषेक भैया अच्छी तरह जानते थे कि अम्मा को किसका इंतजार था, उनकी लाडली गुड्डो का। और हो भी क्यों ना भला, आखिर अम्मा को गुड्डो दी को देखे हुए उन्हें कम से कम 11 साल हो चुके हैं। इन सालों में उन्होंने कितनी दफा अपने मन को समझाया होगा, अपनी पहली संतान जिगर के टुकड़े को फोन करने से खुद को रोका होगा। पता नहीं, मैं अक्सर सोचा करती थी कि अम्मा में कितना धैर्य है, कितना मन को मारकर और भावनाओं को बांध कर रहना आता है अम्मा को। कैसे उन्होंने अपनी आंखों की पुतली अपनी राजकुमारी को देखे बिना दिन गुजारे होंगे। आखिर उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर रखने को अपने कलेजे पर पत्थर रखा होगा। कितना बिलखी होगी अम्मा जब वह अपनी बेटी का साथ न दे पाई होंगी। आज मैं खुद एक प्यारे से बच्चे की माँ बनकर समझ पा रही हूँ कि अम्मा के लिए वह कितनी दुविधा और असमंजस का समय रहा होगा, जब उन्हें बाबूजी की दहाड़ती आवाज में गुड्डो और परिवार के बीच में किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया होगा। वैसे गुस्सा और शोक तो अम्मा को भी हुआ होगा, आखिर उनका भी तो विश्वास टूटा था। पर वह उनका साथ देने के लिए घर कैसे छोड़ देती। गुड्डो दी के अलावा उनके 2 बच्चे और भी तो थे, मैं और अभिषेक भैया। ओफ, कैसा दिन था वो। गुड्डो दी दालान पर अपने नौसे के साथ सिर झुकाए खड़ी और बाबूजी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे, जब इस लड़के के साथ तुम्हें हम सब का विश्वास तोड़कर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने में शर्म नहीं आई, तो अब माफी किस बात की मांग रही हो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। अम्मा ने आगे बढ़कर बाबूजी को थोड़ा शांत करना चाहा कि इस तरह की ऊंची आवाज में चिल्लाओगे तो अपने घर की बहुत बदनामी होगी। अपने घर की इज्जत को यूं सरेआम ना उछालिए। अम्मा ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि पालांश में वह हो गया जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की होगी। बाबूजी ने अम्मा को गुस्से से जोर से झटका दिया था जब वह उनकी बाह पकड़कर उन्हें अंदर ले जाना चाह रही थी। बाबूजी के झटके से सुकोमल अम्मा छिटक कर दूर जा गिरी थी। चोट खरोच से ज्यादा दर्द अम्मा के मन में हुआ था। उनका मान आहत हुआ था, क्योंकि आज तक बाबूजी ने अम्मा से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। अब तक दालान के बाहर पर लोग भी जमा होने लगे थे। घर की बात अब घर में छुपने वाली नहीं थी, क्योंकि असलम के साथ घर से भागने के बाद दीदी पूरे 8 दिन बाद लौटकर आई थी, तो निकहत बानो बनकर कानपुर के ब्राह्मण कुल की कन्या का गैर बिंदु में विवाह करना, वो भी स्वेच्छा से घर से भागकर एकदम से पचने पचाने वाली बात तो थी नहीं।
ऊपर से दादाजी के बाद बाबूजी उनकी तरह अक्सर फुर्सत में सबको रामायण की चौपाई पढ़कर उनके अर्थ बताते हुए अपनी ओजपूर्ण वाणी में जैसे सरस्वती पुत्र बन जाते थे। कई श्रद्धालु तो भावविभोर होकर बाबूजी की चरण धूलि तक सिर पर लगा लेते थे। उस घर की बेटी ने जो जघन्य अपराध किया था वह असक्षमित तो था ही, तत्कालिक समाज में घोर निंदा का विषय भी था। बाबूजी को जितना प्रेम अपने परिवार से था उतना ही अपनी ऊंची नाक से भी तो था। सो अपनी बेटी को माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम 3 भाई बहनों में गुड्डो दी अर्थात अम्मा बाबूजी की सबसे बड़ी संतान थी। उनके बाद अभिषेक भैया, फिर सबसे छोटी मैं। दीदी अगर अम्मा की लाडली थी तो मैं बाबूजी की आंखों का तारा थी। और हम 2 बहनों के बीच अभिषेक भैया घर में सबके प्रिय पात्र तो थे ही, इसके अलावा दादी के कुछ ज्यादा ही लाडले थे। वंशधर जो थे, परंपराओं को निभाने वाले हमारे परिवार में जब बेहद खूबसूरत दीदी ने जन्म लिया तो अम्मा फूली नहीं समाई। दीदी की सुंदरता ने अम्मा को पहली संतान लड़की होने के तानों से भी बचा लिया था। बचपन से गुड्डो दी प्यारी सी तो थी, जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी खूबसूरती और भी निखरती गई। गुड्डो दी की सुंदरता देखकर रिश्तेदार और जान पहचान वाले तो कभी मजाक मजाक में तो कभी लाड़ में कह देते कि पुष्कर जी और समीदा जी की बड़ी बेटी कितनी खूबसूरत है, एकदम हीरोइन मॉडल जैसी। आकांक्षा को तो फिल्मों में जाना चाहिए। सुनकर जहां दीदी पुलकित हो जाती, बाबूजी एकदम उखड़ से जाते और अम्मा कई बार हदस जाती। इतना रूप कहाँ समाएगा भला, जल्दी से गुड्डो की शादी करा दे। एक रात अम्मा ने बाबूजी को आशंकित होते हुए कहा, क्योंकि इन दिनों दीदी आईने के सामने ज्यादा समय गुजारने लगी थी और पढ़ाई से उनका मन उचट सा गया था। अम्मा को लगता कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई उनकी लाडली, इसीलिए उन्होंने बाबूजी से उनके विवाह की बात छेड़ी। तो अम्मा के मन में चल रहे द्वंद्व से अनजान बाबूजी ने कहा, अभी आकांक्षा का बीए फाइनल हो चुका है, अगर वह आगे नहीं पढ़ना चाहती तो अमरेंद्र त्रिपाठी काफी दिनों से अपने इंजीनियर लड़के के सुभाष के लिए आकांक्षा का हाथ मांग रहे हैं। तुम कहती हो तो अगले रविवार को उन्हें घर पर बुला लेते हैं। आकांक्षा हुए सुभाष अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसी साल उसकी शादी भी कर देंगे। बाबूजी की बात सुनकर अम्मा आश्वस्त होकर उस रात तो चैन से सो गई। कदाचित भविष्य से अनजान उस रात गुड्डो दी जब पानी लेने किचन में जा रही थी तो उन्होंने अम्मा बाबूजी की बात सुन ली थी। वापस कमरे में आकर देर तक बुनबुनाती रही थी कि मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी, और शायद थोड़ा सा रो भी थी। फिर मुझे गले लगाकर सो गई। मुझे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अंदाजा तो लग ही गया था कि गुड्डो दी अभी अम्मा बाबूजी की पसंद के लड़के से शादी करने को आसानी से तो मानेगी नहीं, क्योंकि दीदी किसी असलम नाम के लड़के से ज्यादा घुलने मिलने लगी है। उसकी भनक मुझे और भैया को अपने दोस्तों के द्वारा मिलती रहती थी। 12वीं में पढ़ने वाली मैं कोई बच्ची तो थी नहीं, और भैया तो दीदी के कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर में था, पर गुड्डो दी ऐसे घर से भाग जाएगी यह तो किसी ने नहीं सोचा था। अपनी सहेली पूनम की शादी में शामिल होने के लिए दीदी अम्मा से कह कर गई थी, अम्मा पूनम की शादी में सभी सहेलियां रात भर रुक रही है, मैं भी रुकना चाहती हूँ। कल सुबह सुबह ही पूनम की विदाई है, उसके तुरंत बाद आ जाऊंगी। आप बाबूजी को कैसे भी मना लेना। अम्मा अपनी लाडली को मना नहीं कर पाई। जाते जाते दीदी पलटी और कसकर अम्मा के गले लगी। उस वक्त अम्मा को अपने गुड्डो पर जाने कैसा लाड आया कि अपने गले से सोने का हार निकालकर दीदी को पहनाते हुए बोली, शादी में जा रही हो गुड्डो, यह ले सोने का है, पहन ले, पर संभाल कर रखियो। दीदी ने अम्मा के पैर छुए, फिर घर के ठाकुर जी को भी प्रणाम किया। तो उस वक्त दीदी का अम्मा के पैर छूना मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने यूं ही उनको छेड़ते हुए कहा था, गुड्डो दी, आप अपनी सहेली की शादी में जा रही हो या खुद अपनी शादी में? आप अम्मा के पैर क्यों छू रही हो? बदले में दीदी मुस्कुराई और मेरे गाल खींचते हुए खुशी खुशी शादी में जाने को निकल गई। खुद अभिषेक भैया तो उन्हें
पूनम दीदी के घर तक छोड़कर आए थे। अगले दिन सुबह से दोपहर और अब शाम होने को आई और बाबूजी के दफ्तर से आने का समय भी हो गया। तो अम्मा ने पूनम के घर फोन लगाया तो उनकी बहन ने बताया रात गुड्डो दी जयमाला के तुरंत बाद घर के लिए निकल गई थी। यह कहकर कि ज्यादा रात तक ना रुक सकेगी, उनके बाबूजी नाराज होंगे। पूनम दी के घर में भी सबको बाबूजी के गुस्सैल स्वभाव और पारंपरिक होने का पता था। अंततः किसी ने दीदी को रुकने की जिद नहीं की थी। अब गड़बड़ाकर अम्मा ने आकांक्षा जताते हुए और लगभग रोते हुए कहा कि अगर गुड्डो कल रात ही जब घर के लिए निकल गई थी तो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? आखिर कहाँ गई मेरी फुलसी कोमल बच्ची? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो? अभी तेरे बाबूजी आते होंगे, उनको क्या जवाब देंगे? कहकर दीदी ने अभिषेक भैया को गुड्डो दी के तमाम दोस्तों के घर पूछने को भेजा और मुझे सबको फोन कर पूछने को कहा। तब स्मार्टफोन नहीं आया था तो व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। इधर दीदी को सुबह से जब भी फोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में उनका फोन उनके कमरे में टेबल पर पड़ा मिला था, जिसे दीदी ने जानबूझकर छोड़ा था या गलती से छूट गया था, इसका पता नहीं। उस रात दीदी जब दोस्तों के घर और फोन पर दरियाफ्त करके भी नहीं मिली तो मजबूरन बाबूजी को बताना पड़ा। सुनते ही वह तो पहले अम्मा पर बिगड़े, फिर चाचा और दादी के साथ कुछ मशवरा करने लगे। पुलिस में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था, इससे परिवार की बदनामी जो होती थी। पूरे 7 दिन सब परेशान होकर उन्हें ढूंढते रहे थे। क्या मजाल जो दीदी के किसी दोस्त या सहेली ने उनके असलम के साथ भाग जाने के बाबत कुछ भी बताया हो। अम्मा ने रो रो कर जब दादी की अदालत में गुहार लगाई तो छोटे चाचा और बाबूजी जाकर थाने में रपट लिखवा आए और वहां भी बात को ज्यादा ना फैलाने की विनती कर आए। खैर बात तो फैलनी थी और फैली भी खूब, इतनी कि घर से निकलते ही जो जान पहचान का मिलता बस एक ही सवाल पूछता, गुड्डो का कुछ पता चला?